सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूसीसी के बारे में। व्हाट इज़ यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। आपको पता होना चाहिए कि यूसीसी क्या है, जिसमें देश भर में बातें चलती रहती हैं कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के जो रूल्स है वो कोई भी डिवीज़न नहीं होना चाहिए इनमें, कि पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ और चीज़ फॉलो कर रहे हैं, हम कोई और चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बार यूसीसी लागू करने की बात उठी है, मांग उठी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूसीसी क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अभी तक अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हमारे नेशन में तो कौन कौन से इससे फैक्टर हैं जो इसको चैलेंज करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझना और देखना। पहले मुझे भी चीज़ें इसमें थोड़े डाउट थे, बट मैंने उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग खुद से बनाई। देन उसके बाद मैंने ये वीडियो डाली है ताकि आपको भी इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 44 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ी सी भी संविधान की समझ है, ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे जो पूरे नेशन के, या फिर हम जिसको स्टेट बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, तो उसके जितने भी रूल्स हैं, कैसे गवर्न होगा, बेसिक रूल्स हैं, सिटीजन्स के रूल्स हैं, वो सारे किसमें एक लॉ बुक में रखे हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे पार्ट्स हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अगर चौथा जो पार्ट है हमारा वो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है, ये होता क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे नहीं हैं। तो देखो, पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सैंक्रोसेंट हैं, उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। आने वाले फ्यूचर में या फिर अभी प्रेजेंट डे में ऐसा कोई लॉ नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज करे, या फिर फंडामेंटल राइट्स में जितनी पावर दी गई है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो उनको कम कर सके। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पार्टिकुलरली एक आर्टिकल है 44, उसमें मेंशन किया गया है कि हमें यूसीसी लागू करना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो चैप्टर है प्राइमरीली वो स्टेट्स को डायरेक्ट करता है एक ऐसी डायरेक्शन में जिसमें वो वेलफेयर स्टेट की क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए कुछ पॉलिसी ऐसी इंप्लीमेंट कर सके जिनका उनके अपलिफ्टमेंट हो सके। जो बैकवर्ड हैं, जो माइनॉरिटी स्टेटस रखते हैं, उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ काम करे। तो इस तरीके से एक वेलफेयर पॉलिसी को जो प्रमोट करते हैं, जो उनकी एक आइडियोलॉजी है, तो उसको बनाने के लिए, उसको आगे लाने के लिए हम डीपीएसपी की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूसीसी है वो अंडर आर्टिकल 44 आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट सीक वन यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन रिप्लेसिंग पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन। तो यूसीसी का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि ऐसे कानून की बात करता है, ऐसे लॉज की बात करता है जो सारे नागरिकों के लिए समान हो। ठीक है, इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, सिखाई ईसाई हो, जैन हो, उन सारे लोगों के लिए एक जैसे नियम कानून होने चाहिए। और ये जो रिलीजन का बेसिस दे सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ये बोला गया है, वो बोला गया है, तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखते हुए एक कॉमन सा लॉ होना चाहिए, ये इस चीज़ की बात करता है। ठीक है, तो हमेशा यूसीसी के लिए हमारे पूरे देश में मांग उठती आई है कि सारे जो नियम होने चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए वो एक जैसे होने चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं करें, प्रिविलेज नहीं करें, और किसी दूसरे रिलीजन को बहुत ज़्यादा क्या नहीं करें, दबाए नहीं। एकदम समान होने चाहिए, सारी औरतें समान होनी चाहिए, उनके राइट्स इक्वल होने चाहिए, मैरिजेस के जो भी चीज़ें हैं, रिचुअल्स वगैरह हैं, वो समान होने चाहिए। मतलब अपने आप से करो, लेकिन कुछ ऐसे कोड होने चाहिए, सिविल कोड होने चाहिए जो सारे लोगों पे एप्लीकेबल हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ओके, एंड दिस कवर मैरिजेस। देखो, मैंने मैरिजेस की बात की, इसमें मैरिजेस के नाम पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने देखा होगा हिंदुओं में क्या होता है, एक मैरिज होती है, मतलब एक बार शादी होती है। हाँ, वो डेथ हो जाती है वाइफ की, तब दूसरी शादी कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक साथ आप दो बीवियां नहीं रख सकते, ये हिंदू धर्म में कहते हैं। दूसरा है डाइवोर्स के रेट। डाइवोर्स के लिए सेम प्रोसीजर होना चाहिए। आप कोर्ट में जाके डाइवोर्स फाइल करेंगे, वहाँ से वकील आपको अप्रूवल देंगे, देन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। तो डाइवोर्स एक ऑप्शन हो गया। अडॉप्शन के ऑप्शंस हो गए, आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इनहेरिटेंस के हो गए, जो आपकी ज़मीन है, जायदाद है, उसका बंटवारा कैसे होना है। सक्सेशन की है, सक्सेशन का मतलब है कि आपके जो फैमिली में है उसके आने के बाद, मतलब उनके जाने के बाद उनकी प्लेस पे कौन आएगा, कैसे नहीं। तो ये जो सारे नियम दिए गए हैं वो सारे लोगों के लिए सेम होने चाहिए, यही यूसीसी कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन ये निकल
निकल कर आता है। देखो, हम हिंदू लोगों में क्या होता है, एक शादी होती है, लेकिन मुस्लिम लोग होते हैं उनमें 4 शादी होती हैं। होती नहीं है मतलब वो कर सकते हैं, ऐसा उनका धर्म उन्हें इजाज़त देता है। डाइवोर्स के केसेस में आप देखते हो उन्होंने 3 तलाक बोल दिया और बस शादी खत्म हो गई। अडॉप्शन के केसेस में भी बहुत अलग होता है। तो उनके नियम हमारे नियम से बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसीलिए यूसीसी की हम डिमांड करते हैं कि कुछ ऐसे बेसिक लॉज होने चाहिए जो उन पर और हम पर समानता से एप्लीकेबल हों। कोई ऐसा नहीं है कि उनको बचा दिया कि नहीं नहीं आप पे नहीं लागू होंगे, बाकी सारे लोगों पे लागू। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एंड इट एम एट द एंश्योरिंग इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और ये ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो लॉ है हमारा, जो कानून है, उस कानून की नज़रों में सारे लोग कैसे हों, बराबर हों, सबको इक्वालिटी मिलो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, कोई औरत है कि कोई आदमी है तो उसको कम सज़ा मिलेगी, उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, आदमियों को ज़्यादा प्रिविलेजेस है। पैट्रियार्की को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, यूसीसी लागू कर दो आप देश में। ठीक है, एंड इसके हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 44 आपको याद रखना है। जो आर्टिकल 44 है वो यूसीसी की बात करता है, लेकिन ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया में उत्तराखंड है, गोवा है, ये सारे कुछ स्टेट्स हैं स्पेसिफिक जहाँ इन्होंने यूसीसी को लागू कर रखा है। बाकी पूरे भारत में यूसीसी लागू नहीं है। कई बार इसकी मांग उठती है, कई बार लोग सड़क पे धरना प्रदर्शन करते हैं, हाँ करो करो, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें देखने को मिल जाता है कि एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी क्या होता है, इसके अगेंस्ट जाता है, प्रोटेस्ट करता है और इसको एप्लीकेबल नहीं होने देता है। वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होने देता है, क्या ऐसे रीज़न है, हम वो सारी चीज़ों को भी इस सारी पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर यूसीसी लागू हुआ हमारे देश में तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बदल जाएंगी, या फिर कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो सबको मिलेंगी या फिर सबकी ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इक्वालिटी। देखो, अगर यूसीसी लागू हो गया तो सबको इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, एंड इट रिमूव्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड जेंडर। इससे क्या होगा, जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भी भेदभाव होता है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो कि तुम माइनॉरिटी हो, तुम मेजॉरिटी हो, या फिर जो जेंडर के बेसिस पे होता है कि तुम औरत हो, ये आदमी है, तो वो सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपने अभी देखा था, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं। दूसरा इसमें मेजर पॉइंट आ जाता है विमेंस राइट का। ठीक है, इसमें विमेंस के राइट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कौन कौन से राइट हैं, इट स्ट्रेंथन द जेंडर जस्टिस बाय रिमूविंग अनइक्वल पर्सनल लॉज। तो इसमें क्या होगा, जो बहुत सारा आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में तो चलो अब थोड़े से लिबरल हो गए हैं, लेकिन अगर आप दूसरे सोसाइटी की बात करें थोड़ा, तो वो थोड़ा अभी भी थोड़ा रिजिड है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मुस्लिम, जैसे मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर उसको उठा के कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ जनरली, क्योंकि मुझे मैं आई एम वेल अवेयर ऑफ इट। क्योंकि जो मुस्लिम्स में क्या होता है, आपने 3 बार तलाक बोल दिया देन वो लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आगे जाके क्या करेंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे नहीं रहेंगी, तो इसकी स्टेट कौन क्या करेगा, परवाह करेगा, देखभाल करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है विमेंस को इक्वालिटी देने के लिए, विमेंस को बहुत ज़्यादा उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूसीसी का लागू होना। ठीक है, देन ये नेशनल यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, प्रमोट इंटीग्रेशन अक्रॉस द कम्युनिटीज़। अगर सारी कम्युनिटीज़ एक दूसरे से अलग होंगी, अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही हैं, उनके अलग अलग लॉज हैं, नियम्स हैं हर चीज़ के, तो हम एक दूसरे से इन्फीरियर फील करते हैं। आपने देखा है अभी प्रेजेंट अगर आप इंडिया की बात करो तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी हमें अनयूजुअल लगती हैं। हम साथ में रह रहे हैं, हमें पता है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन हमारे कुछ मिसकम्युनिकेशन या फिर मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हम उनके बारे में चीज़ें गलत सोचते हैं और वो भी हमारे बारे में चीज़ें गलत सोचते हैं। देन हम इसमें आखिरी पॉइंट देखेंगे, मॉडर्न लीगल सिस्टम एक ये प्रमोट करेगा। मॉडर्न लीगल सिस्टम क्या है, अगर आप इंडिया को समझना चाह रहे हो, उसके लीगल सिस्टम को समझना चाह रहे हो, देन आपके पास एक पर्टिकुलर यूसीसी होगा जिससे आप पूरा सिविल कोड समझ लो कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें लागू होती हैं और सिटीजन्स को ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस। देखो, जब लॉ की आप स्टडी करते हैं उसमें क्या है, ये जो सारे लॉज हैं इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। अगर आप डाइवोर्स लेने जाएंगे, आप अगर हिंदू हैं तो आपका अलग तरीके से डाइवोर्स होगा, मुस्लिम्स हैं तो अलग तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ को, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यूसीसी का लागू होना बहुत ज़रूरी है। एंड इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन गोवा, और ये गोवा में पहले से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी मैंने जिस वीडियो बना रही हूँ तो अब तक नहीं, मतलब बहुत पहले मैंने रिसेंटली न्यूज़ देखा था, उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू हो चुका है। वे वन सिविल कोड अप्लाई टू ऑल, तो उसमें सिर्फ एक ही सिविल कोड है, वो सब पे अप्लाई होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर जो भी प्रोसीडिंग होंगी सारे लोगों के लिए एक होंगे, तुम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है,
एंड द यूसीसी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट जेंडर जस्टिस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रमोट करती है जेंडर जस्टिस को, ठीक है, लीगल राइट्स को प्रमोट करती है, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये महिलाओं को राइट्स की बात करते हैं। एंड एंश्योर इक्वलिटी, जिससे क्या होती है समाज में इक्वलिटी आती है, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, सब एक दूसरे से समान है और कानून की नज़रों में सब एक बराबर है। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द नेशनल इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफाइड द इंडियाज लीगल सिस्टम। ये क्या करता है, नेशनल यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है, साथ में जो इंडिया की लीगल सिस्टम है उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि किसी को अगर चीज़ें समझनी है कि यहाँ पे किस तरीके से सिविल लॉज हैं, तो आप क्या है एक ही पेज पे सारी चीज़ों को समझ लो कि हाँ चलो ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये समझना है कि बुद्धिज़्म पे कैसी चीज़ें लागू होंगी वो अलग है, हिंदुज़्म पे कैसी चीज़ें लागू होंगी वो अलग हैं, और जो मुस्लिम्स हैं उन पे अलग है, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट ऑलरेडी फॉलो अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो गोवा हमारे इंडिया में ऐसा स्टेट है यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेना, उत्तराखंड भी है यहाँ पे इसमें, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे चैलेंजेस को, हम पढ़ेंगे चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें यूसीसी लागू करने में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अभी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए, वो सारे क्या करें इन चीज़ को प्रमोट करें, लेकिन स्टिल पूरे भारत में ये लागू नहीं है। तो क्यों लागू नहीं है, कौन ऐसे लोग हैं जो इसको लागू नहीं होने देते हैं। तो सबसे पहले इसमें रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इंडिया हैज़ मल्टीपल फेथ विद यूनिक ट्रेडिशन। हमें पता है इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हर स्टेट में एक अपना ट्रेडिशन है, अपने कल्चर है, हर जगह अलग तरीके से शादियाँ होती हैं, अलग तरीके से चीज़ों को माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो रिलीजन है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों के बहुत ज़्यादा क्या होंगे, हर्ट होंगे। साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जब पूरे देश में एक जैसे समानता आ जाएगी, तो हमारी जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो हमें दिखाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब सब एक समान हो जाएंगे, हर चीज़ एक जैसी हो जाएगी, तो कल्चरल हम नहीं रहेंगे, कल्चर हमारा एकदम से डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो हम लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और लोग अपने कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो इस चीज़ को लागू नहीं होने देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट, रेसिस्टेंस एंड फियर। दूसरा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, लोग एकदम से सड़कों पे आ सकते हैं, दंगे फसाद भी हो सकते हैं, इसका डर है। डर क्यों है, देखो अगर कोई कहीं पे भी इस तरीके से वारदात होती है, जहाँ पे दंगे वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले हैं उनको खतरा होता है, और भी लोग हैं उनको भी उनकी जान का खतरा होता है, ठीक है। एंड सम कम्युनिटीज़ वरी अबाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटी। और कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटी की देखने को हमें मिलता है इसमें, जिसमें ये बात करते हैं ठीक है। तो एक पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा फियर भी लोगों का रहता है, किस तरीके से डिफरेंट पार्टीज़ हैव कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ हैं जिनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ अलग हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर अखिलेश की पार्टी को देखोगे, वो किसी और चीज़ को समर्थन करते हैं। जो आप बीजेपी को करंट डे देखोगे, वो किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा डर रहता है, अगर यूसीसी किसी भी एक गवर्नमेंट में लागू कर दे, तो वो जो दूसरे सेक्ट के पीपल हैं उनका वोट चला जाएगा, उन्हें वोट नहीं मिलेगा और वो नेक्स्ट टाइम पावर में नहीं आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा डर तो यही रहता है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का, ठीक है। नीड फॉर द कंसेंसस, इसमें सबसे बड़ी ज़्यादा नीड है कंसेंसस की। सबसे पहले एक इंक्वायरी होनी चाहिए टोटल ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशंस की एंड द ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें पूरी तरीके से हमें पता होने चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, कौन कौन से फ़ायदे हैं, और समाज के कितने वर्ग के लोग क्या ये चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो या ना हो, उनसे इस सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाए, ठीक है। एंड इसका कंक्लूजन हम देखेंगे, यूसीसी इज सीन एज अ स्टेप फॉरवर्ड जस्टिस इक्वालिटी एंड द मॉडर्नाइजेशन। अगर यूसीसी लागू होता है तो हम देखते हैं हम एकदम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन को अपना रहे हैं। बट मस्ट बी हैंडल्ड विद सेंसिटिविटी एंड द इंक्लूसिवनेस। लेकिन इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि लोगों के बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो आहत ना हो, और लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मतलब ऐसा नहीं है कि दंगे फसाद करने लगे, सड़कों पे उतरा और इन सब चीज़ों का विरोध करने लगे, ठीक है। द यूसीसी फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। इट रिक्वायर्स सेंसस इंक्लूसिविटी डायलॉग एंड केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन। इफ इंट्रोड्यूस थॉटफुली इट कैन बी अ माइलस्टोन टुवर्ड्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड द नेशनल यूनिटी। अगर ये लागू हो जाता है तो बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा हमारे लिए कि हमने जस्टिस को, इक्वालिटी को, नेशनल यूनिटी को यहाँ पे क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख ली है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ यूसीसी के बारे में डिस्कस कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं और कौन कौन से इसके फ़ायदे हैं इम्प्लीमेंटेशन के। तो देखते हैं भविष्य में ये लागू होती है नहीं होती है। और हाँ, बस यही था यूसीसी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने समझी होगी। देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, देन उसके बारे में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।